जौनपुर में पुलिस की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल। वादी को ही मारपीट और घसीट कर ले गई पुलिस, दी जिंदगी बर्बाद करने की धमकी। मेरठ में लव जिहाद के मामले पर भाजपा विधायक का विवादित बयान, कहा योगी राज में नहीं लव जिहाद की जगह, जो करेगा वो सीधे ऊपर जाएगा। गाजियाबाद में दिन दहाड़े महिला की हत्या, लोनी इलाके में गोली मारकर उतारा मौत के घाट, अभी महिला की शिनाख्त नहीं। उत्तराखंड में आसमानी आफत, जल प्रलय से हर तरफ खौफनाक मंजर, ज्यादातर जिलों में हाल बेहाल। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। सबसे पहले बात रायबरेली की, जहां कोरोना काल में विधायक के सामने ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हैं। मामला सिविल लाइंस इलाके का है, जहां कांग्रेस विधायक अदिति सिंह उन दुकानदारों के समर्थन में उतरी हैं जिनकी जमीन कमला नेहरू एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम अभिलेखों में थी, लेकिन उनका कहना है कि वो सालों से यहां व्यापार कर रहे हैं। उनके समर्थन में अदिति सिंह खुद सिविल लाइंस पहुंची। अदिति सिंह ने डंके की चोट पर कहा कि प्रशासन दुकानदारों से उनकी जमीन खाली नहीं करा सकता, क्योंकि उनकी सीधे मुख्यमंत्री योगी जी से बात हो गई है। लेकिन यहां हैरान करने वाली बात यह है कि उनके सामने उनकी मौजूदगी में ही सोशल डिस्टेंसिंग की खूब धज्जियां उड़ती नजर आई। न इसमें व्यापारियों ने कोई कमी छोड़ी और न ही विधायक के समर्थकों। तो देखिए, आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। कांग्रेस विधायक हैं अदिति सिंह, जो लगातार इन दिनों चर्चा में भी बनी हुई हैं, लेकिन इस बार चर्चा में आने का विषय है नियमों की धज्जियां उड़ना। गई थी व्यापारियों के समर्थन में, लेकिन इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना विधायक भी भूल गए और व्यापारियों ने भी नियमों की धज्जियां उड़ाई, तो समर्थकों ने भी खूब सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। उधर जौनपुर में पुलिस की गुंडागर्दी देखने को मिली। कोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस किस तरह से मनमानी करती है, इसकी बानगी चंदवक थाना क्षेत्र के अलिया गांव में देखने को मिली। मामला कुछ दिन पहले जमीन विवाद में की गई हत्या का है, जिस पर कोर्ट ने पुलिस को आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए थे, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करने की बजाय आरोपियों के साथ मिलकर पीड़ितों से मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाने पहुंच गई। पुलिस की गुंडई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस पढ़ने वाले बच्चों को जिंदगी खराब करने की धमकी देते हुए सुनाई दे रही है। और चलिए सीधा रुख करेंगे हम लखनऊ का, जहां कोरोना पर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। लखनऊ और कानपुर, इन पर विशेष जो है निर्देश देते हुए ये कहा कि दो विशेष सचिव स्तर के अधिकारी दोनों जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ लगाए जाए, जिससे इन जनपदों की व्यवस्था को और बेहतर किया जा सके। जनपद वाराणसी, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, बहराइच में भी निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ का कार्य और मजबूती से किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सभी प्रयास जारी रखने का निर्देश दिया है। कोरोना वायरस से सुरक्षित रखने के लिए जागरूकता भी और बढ़ाने का, टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, पोस्टर, बैनर भी और अधिक लगाने का निर्देश दिया। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ये निर्देश दिया है कि वहां पर भी जो है कार्रवाई जल्दी से जल्दी की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि मास्क अनिवार्य रहे, 2 गज की दूरी रहे, इसके लिए सभी के प्रति जागरूकता बनाए रखने के लिए कार्रवाई अवश्य की जाए। मुख्यमंत्री जी ने यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सभी अस्पतालों में फायर सेफ्टी के मानक पूरे किए जाएं। लगभग फायर डिपार्टमेंट द्वारा 50 अस्पताल, मेडिकल कॉलेजेस का निरीक्षण किया है। लगभग 300 से अधिक सरकारी चिकित्सालयों का निरीक्षण किया है और 259 करीब प्राइवेट अस्पतालों का भी निरीक्षण किया है, कराया है फायर डिपार्टमेंट ने पिछले 3 दिनों में, जिससे कि इन सभी अस्पतालों में और अधिक जो है चेकिंग हो जाए फायर की, कहीं भी किसी तरह की घटना ना हो। आपको संज्ञान में है कि कुछ प्रदेशों में ऐसी घटनाएं आई हैं जहां अस्पताल में जो है आग लगी है, तो ऐसी कोई किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो, ऐसी कोई भी घटना ना हो, इसके लिए विशेष निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं।
सभी अस्पताल चिकित्सालयों के जो प्रभारी हैं उनको निर्देश दिया है कि जो भी वहाँ के फायर सिस्टम्स हैं उनको चेक करा लें, जो फायर के एक्सटिंग्विशर्स हैं उनको रिफिल करा लें, टेस्टिंग करा लें, ट्रेनिंग करा लें, और यदि CO2 के फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं तो उनकी भी व्यवस्था सुनिश्चित कर लें, जिससे कि सेंसिटिव इक्विपमेंट में कहीं कोई किसी तरह की कठिनाई ना हो, कोई इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट ना हो, ये भी सुनिश्चित करा लें। अस्पताल की अन्य सुविधाएं भी तय मानक के अनुसार हो। यह सुनिश्चित किया जाए कि बाढ़ प्रभावित और जलमग्न इलाकों में राहत तुरंत पहुंचाई जाए, और प्रभावित इलाकों में जो भी शरणालय हैं उनमें विशेष रूप से व्यवस्था करने के लिए खाद और बीज की व्यवस्था और अन्य सामग्री की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है। अब तक कुल मिलाकर 3,59,000 लोगों के विरुद्ध नामजद FIR दर्ज की गई है। कुल 1,79,818 1,79,818 FIR दर्ज की गई हैं। 67,070 वाहन सीज किए गए हैं। 60 करोड़ 56 लाख रुपया का चालान हो चुके हैं। इसके साथ साथ जो है 785 FIR जो है EC एक्ट के अंतर्गत दर्ज की गई है, और फेक न्यूज के 2,173 मामले जो है दर्ज किए गए हैं। 10 अगस्त को कुल 12 मामले फेक न्यूज के आए थे, जिनमें ट्विटर के 7 और फेसबुक के 5 मामले आए हैं। आज की तारीख में 10,350 हॉटस्पॉट्स हैं, 1,105 थाना अंतर्गत 14,35,000 मकान हैं, 85,60,000 लोग इनमें निवासित हैं। इन एरियाज में कंटेनमेंट जोन में 41,490 लोग स्थापित हैं। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के लिए 20,077 लोगों को जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भेजा गया है। प्रदेश के हॉटस्पॉट वाली बस्तियों में जो जनसंख्या है उसके अनुरूप डोर स्टेप डिलीवरी अब 14,810 मिल्क डोर स्टेप डिलीवरी है, 16,195 फल सब्जी की डिलीवरी है, प्रोविजन स्टोर की और डिलीवरी लगभग 14,000 करीब है। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में 26 अब जो है सामुदायिक किचन स्थापित हैं और जो चलाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ राजस्व विभाग अपना टोल फ्री नंबर चालू किए हुए हैं। जो रोडवेज है उसके द्वारा भी कल अच्छी संख्या में जो है लोग चले हैं, लगभग 6-6.5 लाख लोग कल रोडवेज से चले हैं। हमारा प्रयास है कि जो भी जो है ट्रैवल करे वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ट्रैवल करे। उनकी जो है रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट्स पर और बस स्टेशन पर चेकिंग हो, ये निर्देश हमारी तरफ से दिया गया है। मैं चाहूँगा कि राहत आयुक्त अब अपना डिटेल उपलब्ध कराएं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस यूपी सरकार की, जिसमें ये बताया गया कि कोरोना को लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है। ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग पर जोर उत्तर प्रदेश में दिया जा रहा है और यही वजह है कि जो आंकड़े हैं वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कानपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जहां हर दिन सैकड़ों की संख्या में पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं। वहीं 200 से ऊपर लोगों की भी अब तक मौत हो चुकी है, जिसको लेकर सोमवार को डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य कानपुर पहुंचे, जहां आला अधिकारियों के साथ संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए बैठक की। वहीं केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि आज कोविड को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की गई है। कोरोना की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। सभी स्थानों पर एक जिम्मेदार अफसर होगा जो कोऑर्डिनेटर करेगा। आज कोविड को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण और बहुत उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हो गई है, और इस बैठक के माध्यम से जो कोरोना संक्रमण के विस्तार के कारण से कानपुर में एक गंभीर समस्या खड़ी हुई है, उसके समाधान के सारे उपाय निर्धारित किए गए हैं। और कोविड की जांच से लेकर के लेवल 1, 2, 3 कोविड हॉस्पिटल से लेकर के यहां पर वेंटिलेटर बढ़ाने से लेकर के कोऑर्डिनेशन हो सके, चाहे वह जिलाधिकारी कार्यालय हो, चाहे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय हो और चाहे CMO कार्यालय हो, सभी स्थानों पे कोई एक जिम्मेदार अफसर होगा जो लगातार कोऑर्डिनेट करने का काम करेगा। सरकार लगातार
प्रयास कर रही है कि हम कोरोना पर पूरी तरह से नियंत्रण प्राप्त करें। मैं कानपुर वासियों से भी विनम्र अपील करता हूं, हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि आप सब लोग शारीरिक दूरी बहुत जरूरी, घर से निकले तो मास्क लगा करके निकलें, जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करें। शनिवार और रविवार जो लॉकडाउन का दिन है वह 2 दिन पूरा सहयोग करें। जो घनी बस्तियां, जो विशेष पॉइंट हैं वहां पर भी जांच करने के लिए निर्देशित किया गया है और अतिरिक्त व्यवस्थाएं खड़ी करने की दृष्टि से अविलंब कदम उठाने के साथ साथ और बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं। और गाजियाबाद में दिन दहाड़े एक महिला की हत्या कर दी गई। बदमाशों ने सरेआम सिर में गोली मार दी। लोनी इलाके में दिन दहाड़े हत्या से सनसनी फैल गई। महिला की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो गाजियाबाद से घटना सामने आई, ये वारदात सामने आई और एक के बाद एक गाजियाबाद में इस तरीके की वारदात सामने आ रही है, जिसके बाद सवाल खड़े होते हैं कि क्या कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है गाजियाबाद में? क्या बदमाशों को खाकी का खौफ नहीं रहा है? विपिन हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विपिन, क्या अपडेट है आपके पास? पता चल पाया महिला के बारे में कुछ? जी देखिए, अभी तक महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस के मुताबिक वहां जो तस्दीद मिले हैं उन्होंने ये बताया है कि एक बाइक पे महिला और ये पुरुष आ रहे थे और वहीं बाइक रोक के पुरुष ने इसके कनपट्टी पे सटा के गोली मार दी। जब तक लोगों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पे पहुंची तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। मैं आपको बता दूं कि ये लोनी वो इलाका है जहाँ इससे पहले भी कई महिलाओं के शव मिल चुके हैं और उनमें से कई ऐसे हत्यारोपी हैं जो अभी तक पकड़े नहीं गए। अगर हम ये कहें कि गाजियाबाद का लोनी इलाका शवों का डंपिंग ग्राउंड बन चुका है तो गलत नहीं होगा। वहीं इससे पहले साहिबाद में मिले सूटकेस के शव में जो महिला का शव मिला था उसमें गाजियाबाद पुलिस की फजियत हो चुकी है। ऐसे में इस महिला की हत्या होने में पुलिस पे सवालिया निशान तो लगता ही है। साथ ही सवाल ये भी उठता है कि किस तरीके से पुलिस चेकिंग कर रही है, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने साथ अवैध हथियार लाता है और गोली मारकर चला जाता है और पुलिस उसकी पहचान तक नहीं कर पाती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विपिन। तो वाकई में सवाल खड़े हो रहे हैं कि गाजियाबाद में कानून व्यवस्था क्यों पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है और खासकर अगर लोनी इलाके की बात करें तो यहाँ पर लगातार ऐसी वारदात सामने आ रही है। और अब बात बुलंदशहर की, जहां समाजवादी पार्टी के एक नेता की दबंगई का वायरल वीडियो देखेंगे आप तो दंग रह जाएंगे। बीच सड़क पर नशे में धुत ये नेता पुलिस वालों को गालियां दे रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर देख लेने की धमकी दे रहा है। जरा देखिए आधी रात को बीच सड़क पर एक नेता का ये तमाशा। और तुम हमारी खबर नहीं ले रहे। पुलिस को सरेआम धमकी, 32 लाठी मारने की धमकी। अरे बात क्या हुई? 32 लाठी मारूंगा, 32 लाठी। बीच सड़क पर कुछ पुलिस वाले खड़े हैं और उसके सामने ये शख्स पुलिस वालों से सीनाजोरी कर रहा है, जो कि खुद को जनता का प्रतिनिधि कहता है। दबंगई दिखाने वाला शख्स बिना शर्ट के और नशे में धुत दिख रहा है। वह पुलिस वालों के साथ अभद्रता भी कर रहा है, गालियां दे रहा है, अपने खिलाफ मुकदमा लिखने की धमकी दे रहा है। अरे मुकदमा लिखो, मुकदमा लिखो, सुबह पता चलेगी कि मैं कौन हूँ। सरकार आगे आग लगा दूंगा। बुलंदशहर के भूट चौराहे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। वीडियो में एक महिला भी खड़ी दिख रही है। वो उसे समझाने की कोशिश कर रही है लेकिन वह नहीं मान रहा है। आपको बता दें कि यह शख्स कोई और नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी का नेता है। समाजवादी पार्टी के SC/ST प्रकोष्ठ का बुलंदशहर जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र जाटव। समाज के दबे कुचले वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला और उसके हक के लिए आवाज उठाने वाला नेता, जो कि पुलिस को सत्ता में आने पर देख लेने की भी धमकी देता है। लेकिन फिलहाल बीच सड़क पर इस नेता की यह हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसे नेता पर आम जनता आखिर भरोसा करे तो कैसे। ABP गंगा के लिए बुलंदशहर से अनुभव शर्मा की रिपोर्ट। अरे बात क्या हुई? 32 लाठी मारूंगा, 32 लाठी। उधर सोशल मीडिया पर एक बार फिर तमंचे से फायरिंग के साथ डांस का वीडियो वायरल हुआ है। मामला शामली का है और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
भला कोई शख्स जब ऐसे कारनामे को अंजाम देगा तो उसकी बदनामी कैसे नहीं होगी। लेकिन इस शख्स को बदनामी कहां, शायद मशहूर होने की चाहत थी और इसीलिए तो इस तरह के खतरनाक काम को अंजाम दे रहा है। तमंचे लेकर डांस करने वाले ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई और ये पहुंच गया हवाला। सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया जिसमें एक युवक एक अवैध असले से फायर करता हुआ नजर आ रहा है। यह वीडियो थाना भवन क्षेत्र का बताया जा रहा था। पुलिस द्वारा इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए थानाध्यक्ष थाना भवन को इसकी जांच हेतु निर्देशित किया गया। बाद जांच पता चला कि यह वीडियो कस्बा थाना भवन के हकीमान मोहल्ले का है। इसमें दिख रहे व्यक्ति को चिन्हित कर गिरफ्तार किया जा चुका है। थाना हाजा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मामला शामली के थाना भवन कस्बे का बताया जा रहा है, लेकिन इस वीडियो में दिखने वाले युवक को न तो थाना, पुलिस और न ही कानून का भय है। पहले भी इस युवक का बार डांसरों के साथ डांस करने और नोट उड़ाने का वीडियो वायरल हुआ था। आपसे अपील है कि ऐसी हरकतें कतई न करें, इससे किसी की जान जोखिम में पड़ सकती है। एबीपी गंगा के लिए शामली से पंकज प्रजापति की रिपोर्ट। उधर मेरठ कैंट बीजेपी विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी योगी की सरकार है, यहां लव जिहाद के लिए कोई जगह नहीं है। जो ऐसा करेगा सीधे ऊपर जाएगा। दरअसल मेरठ में एक बार फिर लव जिहाद का मामला आया। धर्म बदलकर युवक ने नाबालिग छात्रा से पहचान बनाई, फिर उसके फोटो खींचकर उसे ब्लैकमेल कर दुष्कर्म का प्रयास किया। पुलिस ने आरोपी युवक नबील अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। लव जिहाद एक कोड है। इस कोड से निपटने के लिए शासन प्रशासन पूरी सख्ती से लगा हुआ है। माने योगी जी या मोदी जी का सीधा नारा है, लव जिहाद ना होने देंगे, ना हो, जो पहले हो गया तो हो गया। उसके ऐसे कदम कर दिए जाएंगे वो आगे वो हिम्मत नहीं कर पाया कोई आदमी। उनके लिए ईद का सबक सिखाया जाएगा। गिरफ्तारी सबकी होगी, लगभग अब सब गिरफ्तार हो गए हैं और बहुत गंभीर रूप से रखा जाएगा। विधानसभा में सवाल को मैं लगाऊंगा, 20 तारीख विधानसभा है, और सख्ती से रखा जाएगा। सीधा सीधा हमारा कहना है लव जिहाद वाले को हिंदुस्तान में रहने की आवश्यकता नहीं है, बाहर भेजा जाए। अच्छा, क्या कोई गैंग इस तरीके से काम कर रहा है? ऐसा गैंग तो है ही, ये गैंग तो चलता नहीं। एक के बाद जो घटनाएं घट रही हैं बिना एक योजना के नहीं होता। ये योजना है, जिस योजना को मतलब कार्य कर रहे हैं, ये योजना का तार तोड़ा जाएगा, चैन नहीं बनने दिया जाएगा। सूत्रों से पता ये भी चला है कि इनको फंडिंग की जाती है, इनको गाड़ी मुहैया कराई जाती है, इनको सुविधाएं दी जाती हैं, कपड़े मुहैया कराए जाते हैं ताकि ये इस तरीके के कारनामे करें। ऐसा इनको अगर ऐसा ना मिले, इनको मुहैया ना हो तो इनकी हिम्मत ना बढ़े। ये भी एक षड्यंत्र है, और षड्यंत्र जो है करने वाले कुछ लोग हैं, उनको हम चिन्हित करेंगे, बहुत जल्दी उसका इलाज होगा। क्या इसके लिए हवाला के जरिए भी फंडिंग होती है? ये कहना कहाँ से होती है, फंडिंग तो होती है, कहाँ से होती है तो जांच का विषय बन गया है। लेकिन फंडिंग जहाँ से हो रही है उन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। फंडिंग वाली जगह पे हम लोग पहुँच गए, पुलिस पहुँच गई, हमारी CID LID लगी हुई है, इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन इस तरीके से जो मंसूबे रख रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? मंसूबे उनके खराब हो जाए, मंसूबे कहाँ रहेंगे भाई। एक बार जो भौंकता कभी कभी दांत तोड़ो बराबर कर दिया जाता है। आने वाले समय इससे पहले बोल रहे मंदिर नहीं बनने देंगे। और कहाँ गए वो सब लोग? 5 तारीख को जो मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया, कहाँ गए वो लोग जो बकवास करने वाले थे? घुस गए ना। ऐसे ये घुस जाए, कोई नहीं रहेगा। हिंदुस्तान वही रहेगा जो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान माने या कानून को मानेगा। दरअसल मेरठ में फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां नाबालिग छात्रा से धर्म बदलकर दोस्ती की गई, फिर अश्लील फोटो लेकर लगातार उसे ब्लैकमेल किया गया। मंसूबे में कामयाब नहीं होने से पहले ही वो गिरफ्तार हो चुका। इस मामले पर हमारे संवाददाता ने SP सिटी अखिलेश नारायण से भी खास बातचीत की है। मेरठ में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। क्या था पूरा प्रकरण, कैसे ये युवती से मिला, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मेरठ के SP सिटी अखिलेश नारायण सिंह जी हैं वो मौजूद हैं। उन्हीं से बात करेंगे कि आखिरकार ये पूरा प्रकरण कैसे है और क्या कुछ हुआ है। सर, ये जो लव जिहाद का मामला है, इसको लेकर के किस तरीके की कार्रवाई की गई है, क्योंकि परतापुर में ये दूसरा प्रकरण सामने आया है। नबील नाम के एक युवक पर आरोप लगा था, जिसके तहत तो कार्रवाई की गई है।
प्रतापपुर थाने का मैटर था। उसमें जो भी साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में जो भी धाराएं बनती थी, समुचित धाराओं का प्रयोग करते हुए उसको न्यायिक प्रक्रिया के तहत प्रस्तुत किया गया है। सर, जो ये युवक है नबील अंसारी, ये क्या कह के युवती से मिला और कब मिला, कैसे इसने उसको अपने विश्वास में लिया और उसके बाद जो उसकी अश्लील फोटोएं इसने खींची, जो ब्लैकमेलिंग की, वो क्या था पूरा प्रकरण? जो तहरीर है, तहरीर के आधार पर कार्रवाई की गई। कुछ नई चीज़ें जो आप बता रहे हैं, इन चीज़ों को भी अब पता करते हैं कि क्या है, और जो चीज़ें और भी संज्ञान में लाई जाएंगी परिजनों के द्वारा या विवेचना के दौरान जो भी साक्ष्य अन्य बिंदुओं पर भी मिलेंगे, उन सभी को तस्दीक करते हुए साक्ष्यों के आधार पर समुचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन सर, ये दूसरा प्रकरण है। पहले एक मामला लव देहात का आया जिसमें मां और बेटी की हत्या करके घर में ही दफन कर दिया गया था। अब दूसरा प्रकरण आया, एक नाबालिग बच्ची के साथ इस तरीके से लव जिहाद का प्रकरण आया सामने। उसको लेकर के इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए पुलिस किस तरीके के काम कर रही है? आपराधिक कृत्यों के परिप्रेक्ष्य में आपराधिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होती है। तो किसी भी प्रकार का जो भी अपराध होगा उसकी एक प्रक्रिया बनी हुई है। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट सब बने हुए हैं, स्पेशल एक्ट भी हैं। इनके तहत ही पुलिस की कार्रवाई की जाती है। तो आपराधिक प्रक्रिया के दौरान जिस तरह का अपराध होता है, उन्हीं धाराओं में उसके अनुसार समुचित तरीके से विधिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाती है। 15 साल पहले बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड से जुड़ा एक ऐसा ऑडियो सामने आया है जिससे पूरे प्रदेश की सियासत के साथ ही प्रशासनिक महकमे में भी भूचाल आना लगभग तय है। इस ऑडियो में माफिया अभय सिंह और बाहुबली मुख्तार अंसारी के बीच की बातचीत है, जिसे आईजी एसटीएफ अमिताभ यश ने भी जिसकी पुष्टि कर दी है। उनके मुताबिक ये बातचीत मुख्तार अंसारी और अभय सिंह के बीच की है और उस वक्त दोनों जेल में ही बंद थे। हम आपको अमिताभ यश का वो बयान सुनाएं, उससे पहले वायरल ऑडियो आपको सुनाते हैं। बोले ठाकुर, वो भैया एक जमीन नहीं इसमें रिजवान भाई से वहाँ बातचीत की वजह हुई, तो सब लोग आए थे नवाब। हाँ, उसमें बीच में मामला बिगड़ गया था, दूसरे लोग गए थे, हाँ थोड़ा बदमाशी किया है, सब छोड़ो अभी अभी यहाँ पर वो हो गया, पता चला है, हल्ला हो रहा है कि गोली चल रही है मुन्ना बजरंगी और कृष्णानंद राय में। हाँ, ये सुनने में आया है। अच्छा, कहाँ पे? कृष्णानंद राय के गांव पर दोनों तरफ से मुकाबला चल रहा। हाँ हाँ, बराबर गोली चल रही है। हाँ, ये तरफा। जय श्री राम। अच्छा, ओके। हेलो। हाँ हाँ हाँ, काट नहीं, ठीक है, मुट्ठी में। ठीक है, बात होगी। तो ये वो वायरल ऑडियो है जिस पर अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और इस वायरल ऑडियो की पुष्टि खुद पुलिस की तरफ से कर दी गई है। आईजी एसटीएफ अमिताभ यश ने इस ऑडियो की पुष्टि कर दी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, ये आपको सुनवाते हैं। पता चला है, हल्ला हो रहा है कि गोली चल रही है मुन्ना बजरंगी और कृष्णानंद राय में। हाँ, ये सुनने में आया है। अच्छा, कहाँ पे? कृष्णानंद राय के गांव पर। अंसारी और अभय सिंह के बीच में है। दोनों उस वक्त जेल में थे और इस ऑडियो में पहले फ़ोन अभय सिंह ने लगाया मुख्तार अंसारी को और उसने किसी ज़मीन के डील के बारे में बात करने की कोशिश की। मुख्तार अंसारी ने इस पूरी बात को साइडलाइन कर दिया और अभय सिंह को बताया कि इस समय मुन्ना बजरंगी और कृष्णानंद राय में गोली चल रही है। इस पर अभय सिंह ने पूछा कि गोली बराबर चल रही है या एक तरफा। मुख्तार अंसारी ने एक कटाक्ष के रूप में अथवा अहंकार के रूप में जय श्री राम कहा। इस इशारे को अभय सिंह तत्काल समझ गया और उसने वार्ता को क्लोज किया। बढ़ते आगे, उत्तराखंड में आसमानी आफत से लोग दहशत में आ गए हैं। लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं।
बात करें देहरादून की तो टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास जो मंजर देखने को मिला वो डराने वाला था। यहाँ दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी था। देखिए तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जिसके चलते मंदिर जाने के रास्ते बंद हो गए और श्रद्धालुओं ने घंटों इंतजार के बाद ही दर्शन किए। ऐसा लग रहा है मानो जैसे कोई नदी बह रही हो, इतना पानी नजर आ रहा है। जल प्रलय से उत्तराखंड में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि आसमान से बरसती आफत लोगों को परेशान कर रही है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। देहरादून में तमसा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, तो वहीं लगातार हो रही बारिश की वजह से जल भराव हो गया है पूरे शहर में। लोग परेशान हैं, अपने घरों में कैद होने को लोग मजबूर हो गए हैं। तो उत्तराखंड में